नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। आज के करंट अफेयर्स का मुख्य रूप से टॉपिक है भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रमुख घोषणाएं। अच्छा, जो 79वें स्वतंत्रता दिवस अपना हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से कुछ प्रमुख घोषणाएं की हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जो घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आगे चल करके नीतियाँ बनाई जाएंगी। तो मुख्य रूप से घोषणाओं में 7 से 8-9 इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके बाहर आए हैं। तो ये पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये पूरे करंट अफेयर्स की क्लास आपके पास आती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्या है पीएम विकसित भारत योजना। कौन सी है? पीएम विकसित भारत योजना। अच्छा, पीएम विकसित भारत योजना जो है तो ये नई घोषणा की गई है इनके द्वारा, और जो शुरुआत की गई है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की। इसमें क्या होगा कि लगभग 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। कितने? 3.5 करोड़ रोजगार लगभग 2 वर्षों में सृजित किए जाएंगे। ठीक है। और उसमें क्या होगा, 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मतलब ऐसे कि आप कोई भी रोजगार करें, रोजगार आपको मिलेगा, उसमें 15,000 रुपए सरकार देगी आपको। ठीक है। तो ये पहली घोषणा है, उसका नाम क्या है? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। दूसरा है मिशन सुदर्शन चक्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिशन सुदर्शन चक्र। जैसे अभी आपने देखा कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें अपनी ब्रह्मोस मिसाइल या ब्रह्मोस जो डिफेंस सिस्टम था उसने बहुत सहयोग किया। उसी आधार पर, उसी की तर्ज पर मिशन सुदर्शन चक्र बनाया जाएगा, जो एक आयरन डोम की तरह होगा। आयरन डोम क्या करता है कि वायु रक्षा प्रणालियों से अपनी रक्षा करता है, ठीक है, वायु हमलों से। तो मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य कब तक का है कि वर्ष 2035 तक स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। कब? वर्ष 2035 तक स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए ये लक्ष्य बनाया गया है। उसके बाद और क्या है? तीसरी क्या बात की गई? सेमीकंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे मोबाइल से लेकर के और हवाई जहाज तक हर जगह सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर, जो देश सेमीकंडक्टर में, मतलब जो सबसे ज़्यादा देश सेमीकंडक्टर का निर्यात करता है, वही इस समय सबसे आगे, मतलब सबसे अधिक मात्रा में विकसित देश है। तो सेमीकंडक्टर में आप जैसे जानते हो कि चाइना और ताइवान सबसे आगे है। तो लेकिन भारत ने भी क्या किया है कि वर्ष 2025 अभी हाल ही में एक अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर जो है तो लॉन्च कर दी गई है। एक चिप, अपनी खुद की चिप बन गई है। तो मतलब अब किसी दूसरे देश से अपन को सेमीकंडक्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भारत ने इसको डेवलप कर लिया है। तो 2-3 महीने में ये अपनी खुद की मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है तो लगाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की बात हो गई। और क्या इन्होंने चर्चा की? नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का भी शुरुआत की जाएगी। इससे क्या होगा? नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका ये कौन सा मिशन है? इसमें क्या है? समुद्र मंथन। एक हिसाब से कि समुद्र नामक जो नियोजित मिशन का उद्देश्य क्या है कि अपतटीय तेल, गैस एवं खनिज संसाधनों का अन्वेषण करना। मुख्य रूप से कि समुद्र में गैस और खनिज संसाधनों को ढूंढने के लिए ये नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन को प्रारंभ किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके द्वारा आपने देखा होगा जीएसटी और रिफॉर्म टास्क फोर्स कि जो भारत का मार्केट है वो बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि ये घोषणा जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रही, जिसके कारण से अमेरिका द्वारा जो भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया गया है उसका भी असर नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि पहले ये था कि भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे बोल दिया कि हम जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे। मतलब जो टैक्स की मात्रा जो 4 स्लैब में है उसको 2 स्लैब में लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 2 स्लैब में ही समेट दिए जाएंगे। 28% का टैक्स जो है तो हटा दिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। दिसंबर तक की बात है, नवंबर तक की। तो जीएसटी और रिफॉर्म टास्क फोर्स की गठन की बात की गई है। इसमें क्या होगा कि अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संबंधी सुधार शुरू किए जाएंगे। सुधार का मतलब वही है कि ये टैक्स जो है घटाएंगे तो अपने यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी, तो महंगाई जो है तो कंट्रोल हो जाएगी, है ना। तो जीएसटी और रिफॉर्म टास्क फोर्स गठन की बात की गई है। उसके बाद कौन सा है और क्या घोषणा की है इन्होंने? और एक घोषणा की है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। ये क्या है? हाई पावर डेमोग्राफी मिशन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासन से उत्पन्न जनसांख्यिकी असंतुलन का समाधान करने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ये है कि आपने देखा होगा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं अपने, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर क्या है कि जो मुख्य रूप से अपनी आबादी है उस आबादी से 2 गुनी या 4 गुनी आबादी अप्रवासियों की हो जाती है। तो उसके लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन चालू किया गया कि अप्रवासियों को हटाया जाएगा। ठीक है। और जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा मोदी जी ने जो है तो 15 अगस्त के लाल किले से की है
कि परमाणु ऊर्जा का विस्तार। परमाणु ऊर्जा का विस्तार से मतलब ये है कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना कर दिया जाएगा, 10 गुना बढ़ाना है, जिसके लिए 10 नए रिएक्टरों का विकास किया जाएगा। मतलब परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है तो 2047 तक कितनी कर दी जाएगी, 10 गुना, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई देश नहीं चलता है ना। और एक जो 8वीं घोषणा है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने बात की कि स्वच्छ ऊर्जा संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति। स्वच्छ ऊर्जा संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति क्या है कि भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2030 की समय सीमा से 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। मतलब क्या है इसका कि एक योजना चली थी, स्वच्छ ऊर्जा संबंधी योजना उन्होंने चलाई थी कि हम 2030 तक जो है तो 100% इसको प्राप्त करेंगे, लेकिन भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2030 की समय सीमा से 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया। मतलब 2025 में ही जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था स्वच्छ ऊर्जा का, वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 8 मुख्य घोषणाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो ये स्वतंत्रता दिवस से के उपलक्ष्य में की हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है मुख्य रूप से, इसके बाद कुछ चीज़ें और निकल करके सामने आई हैं करंट अफेयर्स से कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसमें देखा जाए तो सबसे पहले है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड क्या था? देखो, काकोरी ट्रेन एक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं काकोरी कांड के। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी एक ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन नाम था इसका, उस पर इन्होंने हमला कर दिया था और वो उसके धन को लूट लिया था। ठीक है, कब? 9 अगस्त 1925 को। अब 2025 चल रहा है तो इसके 100 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए ये जो है तो चर्चा में है काकोरी ट्रेन कांड। अच्छा, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार की धनराशि को जब्त कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धनराशि जुटाना। अच्छा, इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो था वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल तथा चंद्रशेखर आज़ाद, इतने लोग थे ये काकोरी कांड में थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, काकोरी कांड के मुख्य माइंड वाले, मतलब जो मुख्य साजिशकर्ता इसको बोलना चाहिए, या जो है तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, अब तो फांसी किसको किसको हो गई? राम प्रसाद बिस्मिल जी को हो गई, ठीक है, अशफाक उल्ला खां को हो गई और रोशन सिंह को हो गई, राजेंद्र लाहिड़ी, 4 लोगों को फांसी हो गई। पहला राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा अशफाक उल्ला खां, तीसरा रोशन सिंह, चौथा राजेंद्र लाहिड़ी। इन चारों को क्या हो गई? फांसी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और 2 विधेयक पेश हुए, आपने देखा भी होगा संसद में। ठीक है, एक तो संसद में खेल संबंधी प्रमुख विधेयक पारित किया गया कि संसद ने 2 प्रमुख विधेयक पारित किए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। डोपिंग मतलब क्या होता है? कोई नशा कर करके, कुछ ऐसा करके यदि कोई खेल में आता है तो उसके लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, जो 2 विधेयक जो है तो पास किए गए। उद्देश्य क्या उनका कि भारत में खेल प्रशासन में सुधार करना और डोपिंग रोधी जो है तो संसाधन को, उपायों को मजबूत करना। तो ये था मुख्य रूप से यहाँ तक भारत का और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की बात है। अच्छा, एमपी करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, मध्य प्रदेश की 3 बेटियों ने बहुत ही अच्छा काम किया, एथलीट हैं। एशियाई कैनो स्लालम चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित किया गया? चीन के गुइझाऊ में प्रतिष्ठित एशियाई कैनो स्लालम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश जल क्रीड़ा अकादमी की महिला एथलीटों ने महिला कैनो स्लालम टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। देखो, स्वर्ण पदक चाइना ने जीता है और रजत पदक जो है तो किसने जीता है? ये अपने मध्य प्रदेश या कुल मिला के भारत की टीम ने जीता है। किसमें जीता है? कि एशियाई कैनो स्लालम चैंपियनशिप। कैनो स्लालम क्या होता है? एक जल प्रतियोगिता है। भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की 3 एथलीट थी। कौन कौन सी थी? उनके नाम बिल्कुल रट लीजिए, शिखा चौहान, पल्लवी जगपात और रीना सेन। ये 3 जो है तो मध्य प्रदेश से थी जिन्होंने ये जो चैंपियनशिप है इसमें भाग लिया था और विजयी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो रहा है आपका कौन सा कि मध्य प्रदेश से संबंधित। और मध्य प्रदेश से संबंधित एक जो टाइगर रिजर्व बहुत चर्चा में आया है अभी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कोर्ट ने जो है तो इस पर फटकार लगाई है। देखो, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो भोपाल स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, मतलब एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण
ठीक है। अधिकरण सेंट्रल जोन बेंच ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वार्षिक दर्शन यात्रा, यानी कि बांधवगढ़ किले तक जो दर्शन यात्रा राज्य सरकार ने शुरू कर रही थी, उसके लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। क्या बोला है उन्होंने बोला है कि भाई वो कोर क्षेत्र है, वहाँ पर जो है तो बाघों का ज़्यादा मूवमेंट रहता है या जंगली जानवरों का ज़्यादा मूवमेंट रहता है, वहाँ तक आप जो है तो अनुमति क्यों दे रहे हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए जो है तो ये एनजीटी ने फटकार लगाई है। अब क्या है एनजीटी, क्या होती है? देखो एनजीटी मुख्य रूप से एनजीटी जो है ना वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये एनजीटी की स्थापना कब हुई कि एनजीटी एक्ट बनाया गया 2010 में, जो क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का तुरंत समाधान करता है। अच्छा, मामले का समाधान कितने दिनों के अंदर? 6 माह के अंदर जो है तो मामले का समाधान होता है। जैसे भी बक्सवाहा के जंगल थे, उसमें बहुत ज़्यादा जो तो वन कटाई के लिए भी ये जो सरकार ने अनुमति दे दी थी, लेकिन ये एनजीटी ने उसको मतलब स्टे लगा दिया। नई दिल्ली, इसके मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्य हेडक्वार्टर है और इसके 4 कार्यालय और हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में एनजीटी के 4 कार्यालय और है। मुख्य रूप से यदि एनजीटी की बात करें तो एनजीटी कितने सिविल जो उसके मामले हैं वो कौन कौन से कार्य देख सकता है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना में कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कार्यकाल क्या होता है? 5 से 65 वर्ष का जो है तो कार्यकाल होता है। दोबारा से नियुक्ति के पात्र नहीं होते। नियुक्तियों में क्या होता है? अध्यक्ष जो है तो केंद्र सरकार यानी कि भारतीय सीजेआई के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। 10 से 20 न्यायिक सदस्य और 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य चयन समिति में होते हैं, ठीक है। तो ये न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य भी एनजीटी में 10 से 20 जो है तो होते हैं। अच्छा, एनजीटी निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है। मुख्य रूप से ये इतने मामलों का समाधान एनजीटी करता है। ये एक्ट हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, इनकी डेटें पूछी जाती है, याद कर लीजिए कौन कौन से। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर, कौन सा है ये? उपकर वाला एक्ट है, 1977 में बना। वन संरक्षण एक्ट कब बना? 1980 में। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट कब बना? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो एनजीटी मुख्य रूप से ये जो इतने सारे अधिनियम हैं, ये इन अधिनियमों में के तहत एनजीटी जो है तो निर्णय देता है और इन अधिनियमों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनकी रक्षा करता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा।